हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपने जीएफआर 2017 बुक जो थी वो स्टार्ट कर रखी है अपनों ने। इसमें दोस्तों अपने एसएएस पार्ट 1 के अंदर पेपर 1 और 2 के अंदर टोटल 4 चैप्टर आएंगे। तो दोस्तों अपनों ने जो चैप्टर जो हैं इसके प्रीवियस वीडियोज़ में अपने देख लिए हैं, तो आज अपने दोस्तों चैप्टर 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जो है दोस्तों बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। दोस्तों बजट के बारे में है ये पूरा चैप्टर, और ये मान सकते हो एक जनरल टॉपिक है कि बजट कैसे प्रिपेयर होता है, बजट कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या डिमांड फॉर ग्रांट होती है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, एस्टिमेट्स कमेटी क्या होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली इसके बारे में एक नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं और जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो पूरा मैंने कवर किया है। दोस्तों ये आप पढ़ लोगे 4 पेज, तो आपको बुक के 20 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मैंने क्रक्स इसमें से निकाल लिया और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो चीज़ें मैंने इसमें पूरी डिस्कस करी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बजट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले दोस्तों रूल नंबर 42। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर है जो गवर्नमेंट का, वो कब से कब तक होता है? बहुत ईजी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, सबको पता होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब भी आप मेरे को ये दिखता है 31 मार्च का मंथ दिखता है, तो मेरे दिमाग में 2 सवाल आते हैं दोस्तों। जो मार्च का मंथ है, तो एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है हमारा डिपार्टमेंट एसएएस का एग्जामिनर के माइंड सेट में है कि ऐसे अकाउंट्स जो मार्च के बाद भी ओपन रहते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ अकाउंट्स जो है जिनकी ट्रांजेक्शन्स अभी पेंडिंग है, मार्च के बाद भी अपने को उन अकाउंट्स को ओपन रखना है, तो उन अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? उन अकाउंट्स को बोलते हैं दोस्तों मार्च सप्लीमेंट्री या मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन। इसके एक एक नाम हो रहा है दोस्तों। मार्च सप्लीमेंट्री को बोलते हैं सप्लीमेंट्री 1 और मार्च सप्लीमेंट्री करेक्शन को बोलते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री 2। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ये दोस्तों ये अकाउंट कब तक ओपन रहते हैं? 15 अप्रैल तक इनमें ट्रांजेक्शन्स होती रहती है। ठीक है, तो आपको इस सवाल से 3 सवाल मैंने आपको बता दिए। रूल नंबर 43 के 1 पे चलते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट टू पार्लियामेंट, कि मतलब पार्लियामेंट के अंदर बजट जो है वो कैसे प्रेजेंट करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 112 में दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब 112 जब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की चर्चा है, एनुअल फाइनेंस अकाउंट की चर्चा है जिसको बजट भी बोलते हैं, तो अपने को 2 आर्टिकल इसके साथ वो याद रखने हैं, 114 और 116। इसमें 2 का गैप है दोस्तों, +2 112 में बजट है तो 114 में अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और 116 में वोट ऑन अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखो, 112, 114, 116 बजट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और वोट ऑन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, बजट के अंदर होता क्या है? बजट क्या शो करता है? बजट शोइंग एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट ईयर। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? शोइंग एस्टिमेटेड रिसिप्ट। दोस्तों बजट जो है शो करता है एस्टिमेटेड, अनुमानित क्या? रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जो भी पैसा आएगा और जिस पैसे का अपने खर्चा करेंगे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दैट ईयर। मतलब जैसे अगर 2022-23 का मुझे बजट बनाना है, तो दोस्तों उस 2022-23 के अंदर अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक एस्टिमेटेड कितने तो रिसिप्ट आ जाएंगी, कितने मेरे पास पैसा आ जाएगा और कितना पैसा मैं खर्च कर दूंगा, उनकी जो पूरी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होगी उसको भी अपने बजट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी नियम है दोस्तों 43 के 1 में। ये नियम आपको याद नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट नियम होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का याद रखना है। ठीक है, ऐसे कुछ नियम होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। सारे नियम याद रखने पॉसिबल भी नहीं है और ये फिजिबल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हज़ारों नियम हो जाएंगे, हर बुक के अंदर 500-500 नियम है, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो अपने को याद कर लेने हैं, और बाकी जो है मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर 44 पे चलते हैं। द बजट शैल कंटेन द फॉलोइंग। बजट के अंदर होगा क्या क्या दोस्तों? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच बजट रिलेट्स। मतलब एस्टिमेट्स होगा सभी रेवेन्यूज़ का एक्सपेक्टेड हैं जो अपने पास उस फाइनेंशियल ईयर में आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेट्स ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम स्कीम एंड प्रोजेक्ट इन दैट फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों पहले क्या हुआ, जितना खर्चा होगा, जितना रेवेन्यू आएगा, जितना पैसा आएगा, और दूसरे में क्या है, जितना खर्चा होगा किसी प्रोग्राम स्कीम या प्रोजेक्ट पे, उसका एस्टिमेट्स होगा। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेप्ट सर्विसिंग चार्जेस एंड एनी रीपेमेंट्स ऑन लोन इन दैट फाइनेंशियल ईयर। मतलब एस्टिमेट होगा सभी इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट पे करना है जो आएगा, डेप्ट जो ऋण ले रखा है हमने, ठीक है, सर्विसिंग चार्जेस पे जो भी है, एनी रीपेमेंट्स ऑन लोन, किसी भी लोन का रीपेमेंट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन रेज कर रखे हैं, ट्रेजरी बिल इशू करके, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके। ठीक है, तो उसका जो एस्टिमेट्स है कितना उसका रिसिप्ट होगा वो अपने इसमें डिटेल्स देनी पड़ेगी उस फाइनेंशियल ईयर की बजट के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 3 रूल मैंने आपको बताए हैं। आगे चलते हैं। नंबर 51 का 1 है डिमांड फॉर ग्रांट्स। दोस्तों जो भी बजट अपने, जो भी पैसा अलॉट होगा किसी भी सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है, उसको दोस्तों हर मिनिस्ट्री जो है, हर डिपार्टमेंट है, उसको डिमांड फॉर ग्रांट
एक फॉर्मेट दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कि भाई आप इस फॉर्मेट में अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फिल करके दें, उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, ग्रांट्स के लिए डिमांड करना। ठीक है, इसके लाइन से ही अपन पता चला, इसके जो शब्द हैं उन्हीं से अपने अर्थ इसका निकाल सकते हैं। इसका मतलब है द एस्टिमेट्स फॉर एक्सपेंडिचर फॉर विच वोट ऑफ लोकसभा इज रिक्वायर्ड शैल बी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट। मतलब एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट होगा जिसके लिए लोकसभा के वोट की आवश्यकता है वो किसमें, डिमांड फॉर ग्रांट्स के फॉर्म में होगा। दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर कुछ थोड़ा सा टॉपिक इलेबोरेट है वो आप समझिए। इसमें क्या दोस्तों, ईच मिनिस्ट्री जो है वो एक अपना डिमांड फॉर ग्रांट देगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन कुछ जो लार्ज मिनिस्ट्रीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा डिमांड फॉर ग्रांट भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं डिमांड फॉर ग्रांट्स के आधार पर आपका बजट पास होगा और आपको फंड अलॉट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 52 का 1 में क्या बोलता है, फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट। दोस्तों जो फॉर्म है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या जिसको बजट बोलते हैं और डिमांड फॉर ग्रांट के, फॉर्म कौन देता है, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन ये दे देंगे, क्वेश्चन डाल दो यहाँ पे, फॉर्म ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय विच मिनिस्ट्री या फ्रॉम विच, तो इसका आंसर आ जाए बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। रूल नंबर 55 पे आएगा, रूल नंबर 55 पे आएंगे तो वोट ऑन अकाउंट। दोस्तों वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों लेखानुदान। हिंदी में कोई हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट हैं, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मैं तो आपको, इसको बोलते हैं लेखानुदान। ये दोस्तों होता क्या है, ये दोस्तों लेखानुदान जो वोट ऑन अकाउंट है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया अब, जब से जो बजट है 1 फरवरी को पेश होने लगा है और रेलवे बजट और जनरल बजट जो है आम बजट है वो मर्ज हो चुके हैं, उसके बाद से ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया। लेकिन समझ लिए क्वेश्चन हर बार एग्जाम में एग्जामिनर इससे पूछता ही पूछता है। तो दोस्तों पहले थ्योरी पढ़िए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें। 1 अप्रैल से गवर्नमेंट का काम सुचारू रूप से चलता रहे, बिल्कुल देसी भाषा में मैंने लिखा है इसको, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है। 1 अप्रैल से गवर्नमेंट का काम सुचारू रूप से चलता रहे तो बजट का 1/6 भाग पास कर दिया जाता है जब तक कि अप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो। इसकी चर्चा आर्टिकल 116 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंड्स मेड अवेलेबल अंडर वोट ऑन अकाउंट आर नॉट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। क्या है कि दोस्तों पहले क्या है, बजट अगर फरवरी के एंड में पेश होता था तो उसको अप्रोप्रिएशन बिल बनते बनते, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनते बनते अप्रैल का महीना चला जाता था और मई जून तक आता था वो पास होकर। लेकिन 1 अप्रैल से तो दोस्तों नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, तो गवर्नमेंट को अपने काम जो हैं वो सुचारू रूप से चलाने हैं। जो मैंडेटरी सर्विसेज हैं उन पे खर्चा करना है, सैलरी देनी है, कोई लोन की रीपेमेंट करनी है, तो दोस्तों बजट का 1/6 पार्ट जो है उसको अलग रख लिया जाता था, उसको वोट ऑन अकाउंट में रख के उसको मतलब बिना पार्लियामेंट की वोटिंग के उसको खर्च कर सकते थे अपने। ठीक है, तो उसका बजट का 1/6 पार्ट रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, जब तक ये अप्रोप्रिएशन पास बिल ना हो। ठीक है, ये पास हो जाता तो इसमें फिर उसकी रिकूप कर देते उसको, मतलब उसका हिसाब किताब दे देते कि हाँ हमने ये खर्चा किया है उसका अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। और दोस्तों एक आपको इसका याद रखना है, आर्टिकल 116 की वोट ऑन अकाउंट की चर्चा आर्टिकल 116 में है। ठीक है, और एक लाइन ये भी याद रखिए दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट जो है कोई भी न्यू सर्विस अगर कोई भी न्यू सर्विस पे खर्चा करना है तो उसके अंदर वोट ऑन अकाउंट का पैसा हम यूज़ नहीं कर सकते, ये ओनली मैंडेटरी सर्विसेज पे यूज होगा वोट ऑन अकाउंट का पैसा। ठीक है, तो इसमें 3 MCQ निकलते हैं, एक तो आर्टिकल 116 के अंदर है, एक न्यू सर्विस पे वोट ऑन अकाउंट का खर्चा नहीं कर सकते, और दोस्त तीसरा है बजट का कितना भाग जो है वोट ऑन अकाउंट में देना है अपने को, तो वो है 1/6 भाग। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों रूल नंबर 63 जो है वो भी न्यू सर्विसेज पे ही है, मतलब जब ये वोट ऑन अकाउंट पड़ा है उसके अंदर ये था कि न्यू सर्विसेज पे अपने वोट ऑन अकाउंट से खर्चा नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल है कि न्यू सर्विसेज पे आप वोट ऑन अकाउंट से तो खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगर न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस हो गई तो आप क्या करोगे, अगर कोई मैंडेटरी न्यू सर्विस मान लो इंक्लूड हो गई तो आप क्या करोगे, तो उसका सॉल्यूशन वी विल डिस्कसिंग इन द रूल नंबर 63 ऑफ द GFR 2017। एक्सपेंडिचर ऑन न्यू सर्विस, नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर ऑन अ न्यू सर्विस दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनुअल बजट फॉर दैट ईयर। अगर एनुअल बजट के अंदर कोई भी सर्विस का जिक्र नहीं है नई सर्विस का, तो अपने उस फाइनेंशियल ईयर के बजट से एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। नो एक्सपेंडिचर शैल बी इनकर्ड, उस बजट से एनुअल बजट से न्यू सर्विस पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर न्यू सर्विसेज के लिए अपनों ने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑब्टेन कर रखी है या कंटीजेंसी फंड से एडवांस ले रखा है तो अपने न्यू सर्विसेज पे खर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैं कई लेक्चर से बता रहा हूँ, कोई भी रूल होगा तो उसका एक एक्सेप्शन होगा। ठीक है, न्यू सर्विसेज पे आप वोट ऑन अकाउंट से नहीं कर सकते, उस एनुअल बजट के पैसे से नहीं कर सकते, तो आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑब्टेन करनी पड़ेगी या कंटीजेंसी फंड से एडवांस लेने पड़ेगा। तो समझ में आया दोस्तों आपको वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, न्यू सर्विस क्या होती है, अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट ऑब्टेन कर रखी है, कंटीजेंसी फंड से एडवांस ले रखा है तो आपको न्यू सर्विस पे खर्चा कर सकते हो। दोस्तों कंटीजेंसी फंड आपको दिखा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ नहीं आई कि कंटीजेंसी फंड कौन से आर्टिकल में, 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों कौन में है, 266 का 1। दोस्तों पब्लिक अकाउंट किस में है, 266 का 2। ये आपको याद रखनी है तीनों चीज़ें, और हर एग्जाम में पूछता है। अगर 100 नंबर का मान लो अपना पहला पेपर है पार्ट 1 का पेपर 1, तो उसमें मान के चलो एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, 1 नंबर पक्का है आपका।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, रोल नंबर 65 डिस्कस करते हैं, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। दोस्तों फंड्स का रीअप्रोप्रिएशन क्या होता है? पहले तो दोस्तों एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ये है मतलब दोस्तों कि डिमांड फॉर ग्रांट दे दी, तो अगर मिनिस्ट्री को डिमांड फॉर ग्रांट मिनिस्ट्री ने दी तो पार्लियामेंट ने वोटिंग करके उसको बजट अलॉट कर दिया। मान लो 1 करोड़ का बजट जो है डिफेंस को मिला है, तो दोस्तों उसके डिफेंस के मेजर हेड में आ जाएगा। वो मेजर हेड के भी अंदर कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल आउटले, जितने भी खर्चे होंगे उनके मेजर हेड में वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो फिर नीचे धीरे धीरे मेजर से माइनर, सब मेजर, डिटेल, ऑब्जेक्ट हेड तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर जो ऑब्जेक्ट हेड है इस उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके अंदर, और मान लो डिफेंस का देखें तो अपने डिटेल हेड है, तो वो प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन है उसकी। ठीक है, तो उसके अंदर से अपने को फंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो उसके बारे में बात कर रखी है, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अनदर सच यूनिट विद इन ग्रांट और एप्रोप्रिएशन मे बी सैंक्शनड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एट एनी टाइम बिफोर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और क्या है, प्राइमरी यूनिट इन दिस रिगार्ड शैल बी द फाइनल यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन दैट इज द ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है दोस्तों, समझिए इसको ध्यान से कि रीअप्रोप्रिएशन जो है फंड का एक प्राइमरी यूनिट से दूसरी प्राइमरी यूनिट में करना। ठीक है दोस्तों, मान लो एक यूनिट के अंदर सरप्लस पैसा पड़ा है, वो वहाँ यूटिलाइज नहीं होगा, तो अपने उसको दूसरी प्राइमरी यूनिट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और कभी भी कर सकते हैं जब तक कि वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं होता। और प्राइमरी यूनिट दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्ड में क्या है? ऑब्जेक्ट हेड है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये भी समझिए यहाँ पर, जैसे ये सब चीज़ें हैं अकाउंट कोड में और इनमें आएगी, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता चल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आए। दोस्तों आप देखोगे तो 2 सिस्टम हैं, 6 टायर और 5 टायर। तो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ का है, वहाँ पे दोस्तों 6 टायर है, और अपने डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 5 टायर सिस्टम है अकाउंटिंग का। क्या क्या है दोस्तों? मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, सब हेड, डिटेल्ड हेड और ऑब्जेक्ट हेड। ये है 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, और मान लो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो अपने ऑब्जेक्ट हेड नहीं है, डिटेल्ड हेड तक है। ठीक है, तो मतलब डिटेल्ड हेड के अंदर कुछ एक डिटेल हेड से दूसरे डिटेल हेड में एप्रोप्रिएशन करना है, तो इस रूलिंग के जरिए अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 65 कोट करो, आप इसको रीअप्रोप्रिएट कर सकते हो फंड को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखो आगे क्या है दोस्तों, रूल नंबर 66 है दोस्तों। रूल नंबर 66 में दोस्तों क्या दिया गया है कि जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं, जो अपनों ने देखी थी कि मान लो किसी न्यू सर्विसेज के अंदर अपने को फंड चाहिए, तो वो अपने वोट ऑन अकाउंट से नहीं ले सकते, और वो दोस्तों उसका जो क्लॉज है वो बजट के अंदर भी नहीं है, तो अपने उसके लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है सेंक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जब सेंक्शन करनी पड़ेगी तो दोस्तों कब यूज़ करनी है उसको? सप्लीमेंट्री ग्रांट कब लेनी है? इफ़ सेविंग्स आर नॉट अवेलेबल विद इन द ग्रांट, अगर ग्रांट के अंदर सेविंग अवेलेबल नहीं है कोई भी अपने ग्रांट के अंदर, और इफ़ द एक्सपेंडिचर इज ऑन न्यू सर्विस या न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड इन बजट। ठीक है, नेसेसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट और एप्रोप्रिएशन इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 115 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड। दोस्तों सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? सप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? जो लोग जिम जाते हैं वो सप्लीमेंट लेते हैं, वो सप्लीमेंट क्या है? मतलब एक ऐड चाहिए अपने को, एक सहायता चाहिए। ठीक है, तो वो सहायता ही है। मान लो किसी ग्रांट के अंदर सेविंग्स अवेलेबल नहीं है, फंड अवेलेबल नहीं है, या न्यू सर्विस इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसके लिए अपने को सप्लीमेंट्री ग्रांट की नेसेसरी पड़ती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी बात कहाँ कही गई? आर्टिकल 115 में की हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आर्टिकल 115 आया, तो आपको 112 से लेकर 116 तक आर्टिकल दोस्तों कंठस्थ होने चाहिए। और मैं ये हर वीडियो में इसलिए याद करवाता हूँ क्योंकि बोल बोल के आपको ये चीज़ें याद होगी, वरना इनको याद करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप याद कर लोगे फिर भूल जाओगे। तो दोस्तों 115 की बात आई है, तो 112, 114, 116 आपको याद है। 112 में क्या है? बजट है। 114 में क्या है दोस्तों? एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। 116 में क्या है दोस्तों? वोट ऑन अकाउंट है। 115 और याद रखना है आपको। 115 में क्या है दोस्तों? सप्लीमेंट्री ग्रांट है। अब आप बोलोगे सर 113 में क्या है? तो 113 में क्या है ये आपको देखना है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 113 में क्या है। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 70, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। दोस्तों जो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ है, वो रूल नंबर 70 में दिया गया है। दोस्तों चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होती क्या है? दोस्तों जो सेक्रेटरी होता है कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, उसको बोलते हैं चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। ओके दोस्तों, इसकी 10-12 ड्यूटी दी गई है, तो उसमें लिए मेनली ड्यूटी यही है। पेपर में क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसलिए मैंने इसकी इंक्लूड नहीं किया, इलेबोरेट नहीं किया इसको। मेनली मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए अपनी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों जो भी पब्लिक फंड है वो ढंग से यूज़ हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, उसके लिए ये जिम्मेदार होगा। डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमिक्स और ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ये इसकी ड्यूटी है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी की, वो प्रॉपर ध्यान रखे। ठीक है दोस्तों, और वो इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट स्टेप ले कि भाई डिपार्टमेंट के अंदर मनी जो है कलेक्ट हो रहा है वो सही हो रहा है, और जो एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट का पब्लिक अकाउंट का, पब्लिक फंड का, वो सही से हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था तीसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो अपने चैप्टर 4 पढ़ेंगे, और वो इसका आखिरी वीडियो होगा। तो GFR 2017 जो है बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 4 चैप्टर जो है जो आपके एग्जाम में आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंदर। ठीक है दोस्तों,
तो इसके बाद अपनी नई बुक स्टार्ट करेंगे और उसके भी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।